हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ इनके जीवन के बारे में संक्षिप्त में डिस्कशन करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी कहानी की तरह उनके जीवन को बताऊं, जिससे कि आप चाहे किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर सिर्फ नॉलेज के लिए कर रहे हो, आपको लंबे समय तक उनके जीवनी याद रहे। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के जीवन को जब हम जानना चाहते हैं तो जरूरी होता है कि उस व्यक्ति के बचपन में आखिर किस तरह की सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशंस हुआ करती थी। ये ठीक उतना ही ज़रूरी है जितना किसी बिल्डिंग के लिए उसका फाउंडेशन ज़रूरी है। अगर फाउंडेशन मजबूत होगा तो बिल्डिंग मजबूत होगी। ठीक उसी तरह से बचपन में जिस तरह की हालातें होती हैं, जिस तरह के विचारें होते हैं, जिस चीज़ों को प्रोत्साहन दिया जाता है, वही चीज़ें आगे चलकर उस व्यक्ति के जीवन में दिखने को मिलती है। तो शुरुआत करते हैं उनके जीवन के पहले आखिर कैसा हुआ करता था। दोस्तों, साल 1700 से लेके 1800 ये वो कालखंड है जिसे पीरियड ऑफ एनलाइटनमेंट की तरह देखा जाता है। अब एनलाइटनमेंट का अर्थ होता है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ? फिर से एक बार जागरण हो जाना, फिर से एक बार जाग जाना। तो इससे पहले क्या यूरोप सोया हुआ था? एक तरह से देखें तो यूरोप सोया हुआ था, यूरोप अंधकार में था। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि 16-17 सेंचुरी ये वो कालखंड था जब यूरोप में बहुत बड़े पैमाने पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी। इंस्टेबिलिटी के पीछे रीजन थे, एक राज्य दूसरे पे युद्ध कर रहा है, दूसरा तीसरे के साथ। एक तरह से पूरे यूरोप में वहां पर युद्ध चल रहे थे। कहीं कहीं तो 100-100 साल लंबे खींचे जाने वाले युद्ध चल रहे हैं। अब ये जो युद्ध होते हैं, इनको जब आप बारकाई से देखते हैं, आप इमेजिन किसी किसी राज्य के ऊपर युद्ध चल रहा है, किसी दूसरे राज्य के साथ युद्ध चल रहा है, तो हो कई सारे जो लोग हैं वो सोल्जर के तौर पर जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। दूसरा, उनके राज्य के अंदर कभी आक्रमण होता है, कभी लूट लिया जाता है। ये इसी के चलते वहां पर कोई बिजनेस प्रॉस्पर नहीं करता। तो एक तरह से डेवलपमेंट नहीं होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वहां पर नहीं होता है। वहां के जो लोग हैं वो हमेशा डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। उन्हें कल का भरोसा नहीं होता कि क्या हम कल जिएंगे, क्या कल हमको बंदी बना लिया जाएगा, उनको कोई गारंटी नहीं होती। ऐसे माहौल में जो सोशल लाइफ है वो एक तरह से बहुत बुरी हालात में चली जाती है। अब ऐसे हालातों में अगर आप कहेंगे कि कोई व्यक्ति आर्ट के ऊपर फोकस करे, लिटरेचर के ऊपर फोकस करे, ऐसा कहना तो बहुत ही डिफिकल्ट है। यही कारण है कि 16-17 सेंचुरी एक ऐसा कालखंड था यूरोप में जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते वहां पर सोशल इंस्टेबिलिटी थी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, और एक तरह से यूरोप अंधकार में जी रहा था। लेकिन 18 सेंचुरी वो कालखंड माना जाता है 1700 के पास से, जब यूरोप में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिली। और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिली तो युद्ध कम हो गए। युद्ध कम हो गए तो फिर लोग अभी ट्रेड के ऊपर, बिजनेस के ऊपर फोकस करने लगे। अब बिजनेस बढ़ने लगा तो लोगों को जॉब मिलने लगा। लोगों को जॉब मिलने लगता है तब लोग फिजूल की चीजों में फोकस ना करते हुए अब अपने जीवन मान को इंप्रूव करने के ऊपर फोकस करते हैं, पढ़ाई के ऊपर खर्चा करते हैं। पढ़ाई के ऊपर खर्चा करते हैं तो विचारों में डेवलपमेंट आता है। एक तरह से एक चक्र शुरू हो जाता है। तो ये वही कालखंड है साल 1700 से 1800, जिस कालखंड में हमारे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ इनका जन्म हुआ साल 1770 में। तो इस तरह के वातावरण में जब उनका जन्म हुआ तो ये ऐसा कालखंड है जब विचार करने को, विचारों को, आर्ट को, लिटरेचर को प्रोत्साहन दिया जाता है, इकोनॉमिक्स को प्रोत्साहन दिया जाता है। ऐसे में उनका जन्म हुआ। जब वो 8 साल के थे तब उनकी माँ का देहांत हो गया। लेकिन जब उनके माँ का देहांत हुआ तब उनका पूरा परिवार एक तरह से बिछड़ गए। वो जितने भी भाई थे उनको अलग अलग रिलेटिव्स के पास रहने के लिए भेज दिया गया। और ऐसे में वो अपनी प्यारी बहन डोरोथी से भी बिछड़ गए। और फिर जाके जब वो जवान हुए तब फिर से एक बार अपनी बहन के साथ वो यूनाइट हो सके, फिर से एक बार उनसे मिल सके। दोस्तों, जब वो 17 साल के थे तब उनको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भेजा गया पढ़ाई करने के लिए। अब जब उन्हें पढ़ाई के लिए भेजा गया, उन्हें एक तरह से डिसइल्यूजनमेंट का सामना करना पड़ा। रीजन ये था कि उनको पढ़ाई में ज़्यादा रुचि नहीं थी। लेकिन जो इंजीनियरिंग हो या जो कॉलेज का टाइम होता है, इसे आप आपके लाइफ में भी इमेजिन करके देखिए। ये वो कालखंड होता है जब आपके दोस्त बहुत अच्छे बनते हैं। उनके साथ भी ऐसा हुआ। उनका वहीं पे परिचय सैमुअल टेलर कोलरिज इस व्यक्ति के साथ हुआ। अगर आप इस नाम को गहराई से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि सैमुअल टेलर कोलरिज भी एक महान पोएट की तरह गिने जाते हैं। दोस्तों, इस समय पर उन्होंने विचारों के ऊपर बहुत मंथन किया, उन्होंने सोच विचार बहुत किया, उन्होंने दोस्तों के साथ डिस्कशन किया, और एक तरह से जो उनके सोशल थॉट्स थे वो इस कालखंड में डेवलप हुए। आगे चलकर जब उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाली थी, इस कालखंड में वो एक पदयात्रा पर निकल पड़े। दोस्तों, साल 1790 ये वो कालखंड है जब फ्रांस में फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरुआत होने वाली थी। जब वहाँ पर रिवॉल्यूशनरीज इक्वेलिटी, फ्रीडम, इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। इससे पहले फ्रांस में एक तरह से तानाशाही चल रही थी और गरीब लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। अब ऐसे समय में हमारे पोएट
पद यात्रा करते निकल पड़े। दोस्तों, अब दो तरह की चीजें होती है। एक होता है आप अच्छे खासे ट्रैवल करने के निकल पड़ो, अच्छी अच्छी जगहों पे जाओ, सिलेक्टिव। मान लो फ्रांस जा रहे हो तो वहां के पेरिस में जाओ, वहां की अमीर अमीर चीजों को देखो। लेकिन जब आप पदयात्रा करने निकलते हैं तो इसका असर बहुत गहरा होता है। जब आप पदयात्रा करते करते निकलते हैं तो आप आम इंसानों से मिलते हो। आप जानते हो कि इस गांव में लोग किस तरह से जीवन बिताते हैं। एक आम इंसान, एक आम प्रोफेशन तक आप जान सकते हो, क्योंकि आपकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। यही रीजन है कि महात्मा गांधी ने भी जब पदयात्रा की थी तो कई सारे लोग उनसे जुड़े थे। अभी रिसेंट टाइम में राहुल गांधी ने भी पदयात्रा की और उनमें हमें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। चलिए, हम विषय से भटकेंगे नहीं, बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। इन्होंने यूरोप में से पदयात्रा की, फ्रांस में गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हो रही है। और फिर वो जो कंसेप्ट है इक्वेलिटी, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कई सारी चीजों के बारे में वहां पे बातचीत हो रही थी। अब ये चीजें उन्हें पहले पता नहीं थी और जब वहां पर गए तो उन्होंने सोचा यार ये लोग जो कह रहे रिवॉल्यूशनरीज, ये तो सही कह रहे। इंसानों को इक्वेलिटी का अधिकार होना चाहिए। जो राजशाही व्यक्ति है उसमें और हमें ऐसा फर्क ही क्या है, हम सब तो एक ही है। तो इक्वेलिटी के बारे में, फ्रीडम के बारे में उनके ख्यालात वहां पर बनने लगे और एक तरह से वो रेडिकलाइजेशन की तरफ चले गए। अब वो एक्सट्रीम सोचने लगे कि इंसान के लिए तो मूलभूत जरूरत है कि इक्वेलिटी होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए और कई सारी चीजें। और यहां से उनके पॉलिटिकल थॉट्स डेवलप होना शुरू हुआ। अब जब वो यूरोप में ही घूम रहे थे तो वहीं पर उनकी एक महिला से मुलाकात हुई और उसके साथ उनका अफेयर चला और एक लड़की, कैथरीन नाम से एक लड़की भी उनको पैदा हुई। दोस्तों, जब वो 23 साल के हुए तब 1793 में फिर से एक बार वापस वो इंग्लैंड में आए और वहां पर उन्होंने पोएट्री लिखनी शुरू कर दी। अब कुछ सालों बाद उनका सैमुअल टेलर कोलरिज इनके साथ फिर से गठबंधन हो गया और फिर उन्होंने लिरिकल बैलेड्स, इस काव्य संग्रह के ऊपर काम करना शुरू किया। अब ये जो लिरिकल बैलेड, जब वो 28 साल के थे यानी 1798 में जब वो पब्लिश हुआ, वो इतना पॉपुलर हो गया कि उसके पब्लिकेशन से ही हम रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत हुई ऐसा मानने लगते हैं। अब यहां पर हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर उन्होंने ये जो लिरिकल बैलेड लिखा, इसके पीछे की थॉट प्रोसेस कहां से उभर कर आई। तो जब आप लिरिकल बैलेड में देखते हैं तो रोमांटिसिज्म का कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। रोमांटिसिज्म में इमोशंस के ऊपर, नेचर के ऊपर और इंसान की इंडिविजुअलिटी और इमोशनल थॉट्स या फिर इनर थॉट्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। जैसे कि मैंने आपको कहा था, कोई भी मूवमेंट तभी शुरुआत होती है जब पुरानी मूवमेंट से लोग थक जाते हैं और अभी टाइम आ गया है कि हमें बदलाव की तरफ सोचना है। उदाहरण के तौर पर आज की डेट में हम देखें तो इन्वायरमेंटल चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि पुराने जो चीजें थी उनके साइड इफेक्ट्स हमें अभी देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं जो पुरानी चीजें थी उनसे अभी हम थक गए हैं और हम चाहते हैं कि इससे अच्छा, इससे इंप्रूव्ड वर्जन कुछ ना कुछ आना चाहिए। तो यहाँ पर जो एनलाइटनमेंट है और जो उस समय में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था, उसके क्या साइड इफेक्ट्स है या फिर उनमें क्या ड्रॉबैक्स है, उन्हीं के ऊपर काम करता है रोमांटिसिज्म। दोस्तों, अगर आप देखें, ये वो कालखंड है जब थॉट प्रोसेस, साइंस और कई सारी ऐसी चीजों के ऊपर एनलाइटनमेंट के पीरियड के दौरान विचार किया गया, राइटिंग की गई। अब यहां पर साइंस के बारे में बात हो रही है लेकिन इमोशंस के बारे में, इंसान के इनर थॉट्स के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं हो रही है। इसी के ऊपर रोमांटिसिज्म के दौरान बात की गई। दोस्तों, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान हम देख रहे हैं कि वहां पर बहुत इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई लेकिन साथ ही साथ नेचर को भी बहुत हानि हुई। दोस्तों, कोई भी चीज जब नई नई शुरुआत होती है तो शुरुआत में बहुत ज्यादा लॉस होता है। एक तरह से देखिए कि आज अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ भी रहा है तो नेचर में 1% 2% चेंज आएगा, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई और अचानक से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है ना, तो उस समय पर 20% 30% तक चेंज देखने को मिलता है। तो ये रैपिड चेंज उनको देखने को मिला कि बहुत ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं, नेचर में असर हो रहा है, जहां जा रहा हूं वहां धुआं धुआं देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने सोचा, बचपन में जब मैं अपने घर के आसपास, नदी के आसपास घुमा करता था, नेचर तो बहुत खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन जब मैं जवान हो रहा हूँ वैसे वैसे मैं देख रहा हूँ जहां वहां धुआं दिख रहा है, जहां वहां लोगों को परेशानी है, लोग ये फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं लेकिन वो खुश नहीं है, उनके हेल्थ के ऊपर असर हो रहा है, उनके इनर थॉट्स के बारे में, उनके फिलोसॉफिकल थॉट्स के बारे में, उनके डेवलपमेंट के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। यानी एक तरह से आम इंसान के बारे में, एक आम वर्कर के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो ये उन्होंने सोचा, आम इंसान के लैंग्वेज में उन्होंने रोमांटिक पोएट्री लिखना शुरुआत किया। तो ये कई सारे फैक्टर्स हमें रोमांटिसिज्म में भी देखने को मिलते हैं। जैसे उन्होंने लिरिकल बैलेड पब्लिश किया, उन्हें काफी सारी पब्लिसिटी मिली और इस साल 1798 जब वो 28 साल के थे तब से लेकर 1808, ये जो कालखंड है इसे उनके लाइफ का गोल्डन पीरियड माना जाता है। दोस्तों, 1798 से लेके 1808 ये वो कालखंड है जिसे विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइफ का गोल्डन पीरियड माना जाता है। इसी गोल्डन पीरियड के दौरान उन्होंने अपने कई सारे मास्टरपीसेस लिखे, जिसमें
सबसे पहले तो लिरिकल बैलेड 1798 आता है, फिर 1803 से लेके 07 इसी कालखंड में उन्होंने ओड इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टेलिटी और टिंटन एबी इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स इस अपने काव्य संग्रह में पब्लिश किया। उसके बाद भी 1808 के बाद में भी उन्होंने 1813 में द एक्सकर्जन नाम की एक लंबी पोएम लिखी जो भी काफी पॉपुलर हुई दोस्तों। लेकिन इसके बाद कहीं ना कहीं उनके जीवन में एक आमूलाग्र बदलाव आ गया। वो धीरे धीरे पोएट्री से थोड़े थोड़े दूर जाने लगे और साथ ही साथ उनकी लाइफ में जो स्पिरिचुअल थॉट्स है, एक तरह से देखें तो उनके जो इनर थॉट्स है उसमें बदलाव आए, साथ ही साथ जो उनके पॉलिटिकल थॉट्स प्रोसेस है उसमें भी हमें बदलाव होते हुए दिखाई देता है। जो व्यक्ति फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान फ्रांस में से गुजरा था, यूरोप में से गुजरा था, और उस समय पे जिस व्यक्ति के रेडिकल थॉट्स हुआ करते हैं, अभी रेडिकल थॉट्स का क्या मतलब है? एक्सट्रीम थॉट्स। एक्सट्रीम थॉट्स यानी सबको इक्वालिटी का अधिकार होना चाहिए तो होना ही चाहिए, फिर भले ही जो हो जाए। अगर सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए तो होना ही चाहिए। तो ये जो रेडिकल थॉट्स है, जो एक्सट्रीमिज्म है, इसके दुष्परिणाम उनको देखने को मिले। जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई तो उस दौरान भी और उसके बाद में भी लंबे समय तक झगड़ा चलता रहा, लड़ाई चलती रही, कई सारे लोगों ने अपने जीवन गंवाए। और फिर उन्होंने देखा जो रेडिकल या फिर एक्सट्रीम थॉट्स है, इसके नेगेटिव परिणाम ये हो रहे कि अभी कहीं ना कहीं लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करते हुए अपने लाइफ के सेकंड हाफ में वो अभी उतने रेडिकल पॉलिटिकल थॉट्स वाले नहीं रहे। साथ ही साथ अब वो मानने लगे कि ठीक है, एक पैमाने तक फ्रीडम होना चाहिए और एक फ्रीडम तक थोड़ा स्टेट का भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि एकदम अगर इक्वलिटी की बात करें तो उन्होंने सोचा कि उस तरह की पोजीशन सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी या फिर आइडियल सोसाइटी में ही आ पाना मुमकिन है। साथ ही साथ अपने उम्र के जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए वैसे वैसे उनके स्पिरिचुअल थॉट्स में भी काफ़ी सारे विचार आने लगे। पहले जो व्यक्ति नेचर के प्रति ही बहुत ज़्यादा झुकाव रखता था, धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी उनका झुकाव बढ़ता गया। अक्सर जब व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो वो देव धर्म और रिलीजन के बारे में बहुत सोचने लगता है, और कहीं ना कहीं ऐसा इस महान पोएट के साथ भी हुआ। और अपने लाइफ के सेकंड हाफ में वो काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल हो गए। धीरे धीरे उन्होंने पोएट्री लिखना कम कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी 1843 में जब वो 73 ईयर्स के थे तब उनको इंग्लैंड का पोएट लॉरेट नॉमिनेट किया गया। इससे पहले वहाँ के पोएट लॉरेट के तौर पर रॉबर्ट सऊदी काम किया करते थे। दोस्तों, ये जो पोएट लॉरेट हुआ करते थे ये एक सम्मानित पोस्ट हुआ करती थी। एक तरह से आप इसे किसी राजा के दरबार में राज्य कवि का दर्जा कह सकते हैं। तो इस सम्मानित पोस्ट पर उन्होंने 7 साल तक काम किया, जब तक 1850 में एक छोटी सी बीमारी के कारण 80 साल की उम्र में उनका देहांत नहीं हो गया। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ अपने जिंदगी भर द प्रील्यूड नाम की अपनी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम पर काम कर रहे थे, लेकिन कभी भी उन्हें इस पोएम को नाम देने के बारे में उन्होंने नहीं सोचा या फिर कोई एक टाइटल उन्होंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम के लिए फाइनल नहीं किया था। उनके मरणोपरांत उनकी मिसेस, उनकी वाइफ ने और उनके दोस्त ने मिलकर इस पूरी पोएम को पब्लिश किया और उसे टाइटल दिया द प्रील्यूड। दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ चाहते थे कि द प्रील्यूड के बाद वो एक और पार्ट लिखे और पूरी मिलाकर ये द प्रील्यूड और उसका नेक्स्ट पार्ट मिलकर एक इतनी लंबी पोएम बने कि जॉन मिल्टन ने जो पैराडाइज लॉस्ट पोएम लिखी थी उस पोएम से भी ये लंबी पोएम बने और इंग्लिश लिटरेचर की सबसे लंबी पोएम बन जाए। लेकिन उनके ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाए क्योंकि उनका देहांत जल्दी हो गया और वो प्लानिंग फेज में ही छूट गए। उम्मीद करता हूँ इस महान पोएट की जीवनी आपको समझ में आई और उनके जीवन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम किसी ऐसे ही अन्य महान पोएट के बारे में डिस्कशन करेंगे।